अक्सर ये सवाल चर्चा का विषय बन जाता है कि क्या क्राइम शोज लोगों को जागरूक करते हैं या फिर उन्हें गुनाह करने के नए तरीके सिखा देते हैं। कई बार बहस होती है कि क्या ये शोज समाज में अपराध की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं या फिर लोगों को सतर्क बनाते हैं। इस पर राय बंटी हुई है। कोई कहता है ये केवल मनोरंजन है, तो कोई मानता है कि इससे लोग अपराध की बारीकियां और सबूत मिटाने के तरीके सीख जाते हैं। लेकिन हाल ही में जो एक शख्स ने किया, जिस बारीकी से किया और फिर जिस सहजता से उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने प्लान में क्राइम शोज से क्या क्या सीखा, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये इस बात का जीता जागता सबूत बन गया कि हाँ, कई बार क्राइम शोज असल जिंदगी के मुजरिमों के लिए एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाते हैं। उस शख्स ने न सिर्फ अपराध को अंजाम दिया, बल्कि इतनी सफाई से सबूत मिटाने की कोशिश की कि पुलिस भी हैरान रह गई। और जब उसने खुद बताया कि उसने ये सब टीवी पर देख देख कर सीखा था, तब ये सवाल फिर एक बार और जोर से उठ खड़ा हुआ। क्या हम अपराध को मनोरंजन बनाकर उसे कहीं और खतरनाक तो नहीं बना रहे? हद तो ये है कि उस शख्स को ये तक पता है कि अपने जिस गुनाह को छुपाने के लिए इसने जिस क्राइम शो से आइडिया लिया, उस शो का एपिसोड नंबर क्या था। और जो एपिसोड नंबर उसने बताया, उस शो में सचमुच सबूत मिटाने की ठीक वैसी ही कहानी थी जैसा उसने किया था। यह अजब कहानी है राजस्थान के उदयपुर की, जहां शक कुछ और था, खबर कुछ और थी, पकड़ा किसी और चीज के साथ गया और क्लाइमैक्स कुछ और निकला। 20 जनवरी 2024 उदयपुर की बात है। उस दिन उदयपुर पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि एक शख्स के पास अवैध हथियार है। पुलिस ने जाल फैलाया और उस शख्स को पकड़ लिया। मुखबिर की खबर सही निकली। हथियार के साथ पकड़े गए शख्स का नाम राहुल राज चतुर्वेदी था। राहुल कभी उदयपुर में एक मंदिर में पुजारी हुआ करता था। फिर बाद में उसने राजसमंद में चाय की पत्ती का बिजनेस शुरू कर दिया। अब अवैध हथियार के साथ जब पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है, तभी पूछताछ की टीम में शामिल एक हेड कांस्टेबल राहुल को पहचान लेता है। दरअसल उस हेड कांस्टेबल ने 4 साल पहले राहुल को थाने में तलब किया था। मामला झगड़े का था। पूरी कहानी ये थी कि 2019 में एक रोज भानुप्रिया नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ हनुमान मंदिर पहुंचती है। महिला रो रही थी, बच्चे भूखे थे। राहुल की उन पर नजर पड़ी। तब महिला ने बताया कि वो अपने पति से झगड़ कर आई है। दोनों में तलाक का मुकदमा चल रहा है। राहुल ने उन्हें खाना खिलाया और फिर वो कुछ दिन मंदिर में ही रही। इसके बाद वापस बच्चों के साथ अपने घर लौट गई। कुछ महीने बाद भानुप्रिया फिर मंदिर लौटती है। इस बार वो अकेली थी। उसने राहुल को बताया कि उसका पति के साथ तलाक हो गया है। दोनों बच्चे अब पति के पास रहेंगे। इसी के बाद राहुल ने राजसमंद इलाके में एक अपार्टमेंट में 2 कमरे किराए पर ले ली। अब राहुल और भानुप्रिया लिव इन में एक साथ रहने लगे। शुरुआत में भानुप्रिया की बड़ी बहन ने उसकी खैर खबर भी ली। बाद में उसने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। साल भर तक राहुल और भानुप्रिया ठीक ठाक रहे। अब साल 2020 आ चुका था। मई का महीना था। बाहर की दुनिया पूरी तरह थम चुकी थी। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और सरकार ने सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, बाजार बंद थे और लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। चारों ओर सिर्फ डर, अनिश्चितता और खामोशी का माहौल था। राहुल और भानुप्रिया भी बाकी लोगों की तरह अपने अपार्टमेंट में बंद हो गए थे। लेकिन एक बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, वो ये कि जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे, वहाँ के बाकी सारे परिवार लॉकडाउन की शुरुआत होते ही अपने अपने गांव और घर लौट गए थे। अब उस पूरे बहुमंजिला अपार्टमेंट की हर मंजिल, हर कोना सुनसान था। बस एक फ्लैट में जिंदगी की कुछ हलचल बाकी थी और वो था राहुल और भानुप्रिया का। पहले पहले ये तन्हाई उन्हें अच्छी लगी। एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, पुराने पल ताज़ा करना, साथ में खाना बनाना, फिल्में देखना, सब कुछ एक खूबसूरत रिश्ते की तरह लगने लगा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, महीनों की यह बंदिश रिश्ते पर भारी पड़ने लगी। साल बीतते बीतते इस रिश्ते ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया।
छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। बात बात पर बहस, शक, चुप्पी और फिर चीखें। एक तरफ राहुल का गुस्सा और अकड़ थी तो दूसरी तरफ भानुप्रिया की भावनात्मक कमजोरी और टूटती उम्मीदें। भानुप्रिया को मिर्गी के दौरे आते थे। यह बात राहुल जानता था, लेकिन जब ऐसे दौरों के दौरान झगड़े होते तो हालात और भी भयावह हो जाते। मिर्गी के दौरे के समय जब उसे सबसे ज्यादा सहारे और देखभाल की जरूरत होती, तब राहुल की बेरुखी और लापरवाही उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगी थी। अब यह अपार्टमेंट, जो कभी उनकी मोहब्बत का गवाह था, एक ऐसे बंद कमरे में बदल चुका था जहां सिर्फ लड़ाइयों की गूंज और टूटी उम्मीदों की आहें थीं। हर दिन एक नई उलझन, हर रात एक अधूरी बातचीत, और इस सब के बीच भानुप्रिया की मानसिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। और राहुल, वो धीरे धीरे उस इंसान से बदल रहा था जिसे भानुप्रिया ने कभी चाहा था। रात के सन्नाटे में राहुल और भानुप्रिया के बीच फिर एक बार तूफान उठ खड़ा हुआ। बहस, चीखें और टूटते रिश्तों की गूंज चार दीवारों के बीच गूंज रही थी। ये झगड़ा रात के 2 बजे तक इतना जहरीला हो गया कि राहुल ने गुस्से की आग में होश खो बैठा। एक झटके में उसने भानुप्रिया की गर्दन दबोच ली और कुछ ही पलों में सब कुछ खामोश हो गया। भानुप्रिया की निःशब्द लाश कमरे के फर्श पर पड़ी थी, ठंडी, निस्तेज और बेबस। अब राहुल की सांसें तेज हो चुकी थी, माथे पर पसीना था, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे छुपाए इस गुनाह को। कमरे में भानुप्रिया की लाश पड़ी थी और राहुल सोफे पर बैठा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डर और बेचैनी से जूझते हुए उसने धीरे से अपना फोन उठाया, और हैरानी की बात यह कि उसने फोन पर क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड प्ले कर दिया, मानो वो जानना चाहता हो कत्ल के बाद मुजरिम क्या करता है। दरअसल राहुल क्राइम पेट्रोल देखने का आदी था। इत्तेफाक से उस रात उसके मोबाइल पर क्राइम पेट्रोल का जो एपिसोड खुला, वो एपिसोड नंबर 774 था। इस एपिसोड में एक लाश को ठिकाने लगाने की कहानी थी। एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे कातिल एक महिला को मारने के बाद नीले रंग के एक ड्रम में उसकी लाश को रख देता है, फिर ड्रम को सीमेंट के गाड़े से चिन देता है। राहुल जिस वक्त ये एपिसोड देख रहा था, तब उसी कमरे में ठीक उसके बराबर भानुप्रिया की लाश पड़ी थी। एपिसोड देखते ही वो चौंक उठता है। चौंकने की वजह यह थी कि उसे घर में भी एक ड्रम रखा हुआ था। राहुल को आइडिया मिल चुका था। ड्रम में रखे बेकार के सामान को वो बाहर निकाल देता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। सुबह होते ही वो अपने एक जानकार के यहाँ से सीमेंट की एक बोरी लाता है। उसी सीमेंट का गारा बनाकर पहले वो ड्रम के अंदर चारों तरफ उसे लगाता है। इसके बाद भानुप्रिया की लाश को उसी ड्रम में डाल देता है। लाश डालने के बाद अब वो ड्रम के मुंह पर भी सीमेंट लगाता है, फिर ड्रम का ढक्कन लगाता है और ढक्कन को भी सीमेंट से पैक कर देता है। अब एक ड्रम के अंदर भानुप्रिया की लाश पड़ी थी और ड्रम घर के अंदर था। राहुल अब बेफिक्र था। उसे पता था जिस एपिसोड ने उसे ये आइडिया दिया है, उस आइडिया के बाद अब पुलिस भी इस लाश को नहीं ढूंढ पाएगी। राहुल का यकीन गलत नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं लगी, लेकिन राहुल ने लाश रखते वक्त एक छोटी सी गलती की थी। गलती ये कि उसने ड्रम के पेंदे पर, यानी निचले हिस्से पर, सीमेंट की लेप नहीं लगाया था। इस एक गलती की वजह से करीब 1.5 साल बाद जून 2022 में जब गर्मी अपने चरम पर थी, तब ड्रम का निचला हिस्सा जंग या गर्मी की वजह से खराब हो गया। उसमें लीकेज आ गया और उसी लीकेज की वजह से अब घर में बदबू फैलने लगी। तब राहुल वहां नहीं था, बल्कि वो उदयपुर में था। एक रोज मकान मालिक को राहुल के कमरे से आ रही इस बदबू का एहसास हुआ। उसने राहुल को फोन किया और इसकी जानकारी दी। राहुल को सच्चाई पता थी, लिहाजा घबराया राहुल फौरन राजासमंद पहुंच गया। अब दिक्कत ये थी कि ड्रम बहुत वजनी था। अकेले उसे घर से निकालकर कहीं दूर ले जाना राहुल के बस की बात नहीं थी। तब उसने पहली बार इस राज में अपने मकान मालिक को शामिल किया। अब दोनों मिलकर लाश को घर के पीछे एक सुनसान जगह पर ले गए। पीछे पहाड़ी का इलाका था। डंडों और दूसरे जरियों से लाश के बचे खुचे हिस्से दोनों ने ड्रम से बाहर निकाले
फिर वहीं अपने साथ लाए पेट्रोल से उन्हें जला दिया और बाकी सबूत पास ही बहने वाली एक नदी में फेंक दिए। बाकी ड्रम के हिस्से को दूसरी जगह ले जाकर नष्ट कर दिया। इस तरह एक अवैध हथियार के सहारे पुलिस भानुप्रिया के कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया, जिसका राज करीब 4 साल तक एक ड्रम में कैद था। गिरफ्तारी के बाद राहुल ने खुलकर पुलिस को बताया कि वो क्राइम शो देखता है। हालांकि पुलिस ने इस केस को तो सुलझा लिया है, लेकिन इस केस का अंजाम अदालत में क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। इसकी झलक राहुल ने अभी से देनी शुरू भी कर दी है। जब वो पहली बार मीडिया के सामने लाया गया तो वो तोते की तरह भानुप्रिया के कत्ल की कहानी सुना रहा था, लेकिन जैसे ही उसका वकील आया सब कुछ पलट गया। अचानक उसने कह दिया, मैंने कब कहा कि मैंने उसे मारा। एक पल पहले जो जुर्म कबूल कर रहा था अब मुकर गया। अगर राहुल का बयान और मकान मालिक की गवाही हटा दे तो पुलिस के पास भानुप्रिया की हत्या से जुड़ा कोई ठोस सबूत ही नहीं बचता। न लाश मिली, न खून के निशान, न शरीर के टुकड़े, न वो ड्रम जिसमें लाश को रखा गया बताया गया था। 4 साल में वक्त ने जैसे हर सुराग को निगल लिया। अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, परिस्थितिजन्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, साक्ष्यों की उस कमजोर डोर को पकड़कर न्याय की ओर बढ़ना। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब होता है ऐसा सबूत जो सीधे किसी अपराध को होते हुए नहीं दिखाता, लेकिन कुछ हालात या परिस्थितियां इस ओर इशारा करती हैं कि अपराध इसी व्यक्ति ने किया होगा। कभी कभी एक एपिसोड, एक स्क्रीन पर दिखती कहानी असल जिंदगी में सबसे खौफनाक सच बन जाती है। राहुल ने जिस टीवी शो से सीखा उसी शो की एक लाइन थी, कोई जुर्म कितना भी चालाकी से किया जाए सच एक दिन सामने आ ही जाता है। लेकिन इस केस में सवाल ये नहीं है कि सच सामने आया या नहीं, सवाल ये है कि जब सच 4 साल तक एक ड्रम में दम तोड़ता रहा तब हम सब क्या कर रहे थे? क्या हम क्राइम शोज से सतर्क हो रहे हैं या धीरे धीरे अपराध से संवेदनहीन? भानुप्रिया, एक नाम जो अब सिर्फ केस फाइल्स में रह गया। राहुल, एक मुजरिम जो क्राइम शोज देखकर कातिल बना, और हम बस दर्शक थे। अगर कहानी ने आपको झकझोर दिया हो तो इसे सिर्फ देखें मत, सोचें और शेयर करें ताकि अगला राहुल बनने से पहले शायद कोई रुक जाए। मैं अभिषेक गुरावा जल्द मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें